अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एटन में खुशामदीद कहते हैं। और आज की सुबह एक और खूबसूरत सी सुबह, और इसलिए भी हसीन है क्योंकि आज है यौम आज़ादी, जश्न आज़ादी पूरा पाकिस्तान मना रहा है। हर तरफ सब हलाली परचम लहलहा रहे हैं और बच्चों के चेहरों की मुस्कुराहट और जिस तरह से घरों के बाहर लाइटिंग की गई है, जिस तरह से पूरा मुल्क झूम रहा है आज़ादी के इस नशे में। वैसे ही कहते हैं कि आज़ादी हजार नेमत है, और अगर आपको आज़ादी मिली और आज पूरा 77वां यौम आज़ादी है जो पूरा पाकिस्तान मना रहा है, अल्लाह करे कि आज के दिन की मुनासबत से हम आज़ादी की अहमियत को, इसकी कीमत को और इस नेमत को समझें और पाकिस्तान की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए, फलाह व बहबूद के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करें। जितनी भी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, वो तमाम की तमाम टल जाएं और तमाम पाकिस्तानी कौम एक साथ होकर, यकजा होकर मुल्क पाकिस्तान की तरक्की में अपना अपना कंट्रीब्यूशन करे। और आज का पूरा प्रोग्राम पाकिस्तान के नाम और पाकिस्तान की आज़ादी के नाम, आज़ादी के जश्न को अपने मेहमानों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे कि शहर फैसलाबाद में लोग किस तरह से आज़ादी मना रहे हैं, कितना जोश जज्बा है, कितना वलवला है, और वो किस तरह से अपनी आज़ादी मना रहे हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, अरसलान दुरानी और अवैस अली। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। किस तरह से, पहले तो आप बताएं कि किस तरह से आपकी सेलिब्रेशन है, क्या आज का प्लान है, और शहर फैसलाबाद के बासी किस तरह से इस आज़ादी के जश्न को मनाएंगे आज? बहुत शुक्रिया ज़ीनत, आज आपने इस इतने अहम मौके पर हमें ये मौका फराहम किया कि हम यहाँ पर बैठे हैं और आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर, फैसलाबाद के साथ मिलकर। देखें, आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, नो डाउट। ये इसको जब हम इमेजिन करते हैं, खाली सोचते हैं इस बारे में, तो हमें अंदाज़ा होता है कि आज़ादी क्या होती है। तो आज हमारा पाकिस्तान जो है वो 77वां यौम आज़ादी मना रहा है। और फैसलाबाद की आप बात कर रही थी, कैसा जोश व खरोश होता है। फैसलाबाद के लोग जिंदा दिल के लोग हैं, बिल्कुल। और ये हमने देखा है, ये 14 अगस्त का महीना, अगस्त का महीना शुरू होता है, 14 अगस्त से पहले ही तो गली कूचों में, सड़कों पर हमें स्टॉल लगे दिखाई देते हैं। और जो सबसे बड़ा स्टॉल लगता है वो अमीनपुर बाजार में लगता है, जहां पर रश पहले दिन से शुरू हो जाता है और बच्चे, बड़े, नौजवान सभी वहां पर मौजूद होते हैं। इस दफा तो मैंने औरतों को देखा है कि वो, जैसे आपने मैचिंग की हुई, इस तरह के मैचिंग ड्रेसेस जो है वो खरीद रही थी। हाँ, ये बड़ी एक फैंटेसी होती है। जब भी कोई इवेंट आता है खवातीन के लिए, सबसे पहले यही होता है कि किस तरह का ड्रेस हो, उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी, बैंगल्स किस तरह की। तो बड़ी खूबसूरत सी रवायत है हमारे यहाँ। ये एक रंग भर देते, इस दिन में रंग भर देते हैं। तो हमने देखा कि लोग खरीदारी कर रहे थे, बच्चे बूढ़े सभी लगे हुए थे, और फिर गली कुचों को सजा हुआ देखा है। रात जब हम लोग कवरेज पर थे तो शहर के अहम मकामात हों या फिर कोई गली कूचा मोहल्ला हम देखें, सजा हुआ था। वो ये असल में इजहार होता है कि ये हमारे, हम देखें, हम बहुत सारे खर्चे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, हमारी कुछ ऐसे खर्चे भी होते हैं जो कि शायद हमें नहीं करने चाहिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है, ये मेरी ज़ाती राय है कि आपको दिखाना चाहिए कि हम आज़ाद हुए थे, हमें अपनी आज़ादी को मनाना चाहिए। देखिए, ये मुल्क जो है ना, ये हमें बहुत कुर्बानियों के बाद मिला। नो डाउट। अगर हम इसकी तारीख को देखें तो आज चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, लोग बहुत ज्यादा खुद को एजुकेट समझ रहे हैं, हो भी रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन एक जो बात की जाती है कि पाकिस्तान का जब वजूद पर बात होती है तो हम उसका जवाब देना हमारा फर्ज भी बनता है। देखिए, जरूरी था। उस वक्त तो पाकिस्तान वाहिद रियासत नहीं थी जो कि आज़ाद हुई थी। पाकिस्तान के साथ और भी बहुत सारी रियासतें आज़ाद हुई। कहा जाता है कि वो तो तरक्की कर गई, हम वहाँ पर रहते हैं। मैनेजमेंट के मसाइल हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल हो सकते हैं, हुक्मरान अच्छे नहीं हो सकते, ये हर मुल्क का मसला है। किसी को बेहतर मिल गए, उनकी मैनेजमेंट बेहतर हो गई, उनके रिसोर्सेज बेहतर हो गए, उन्होंने बेहतर तरीके से रिसोर्सेज के इस्तेमाल करना उन्होंने सीख लिया, वो बहुत आगे चले गए हमसे, ये थोड़ा आगे निकल गए। हमारे हमसाय ममालिक की बात कर लेते हैं, ये जो हमसे आज़ाद हुए उनकी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे निकल गए। लेकिन देखिए, वतन से मोहब्बत का जो सबसे पहला इम्तिहान है वो ये है कि मुश्किल वक्त में इसके साथ खड़े होना। बिल्कुल। अभी हम एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आर, और यहाँ पे बहुत सारे हमें नजरिए और बहुत सारे ख्यालात अवैस देखने और सुनने को मिलते हैं कि लोग समझते हैं कि आज बड़ा जो है मुल्की हालात बड़े सख्त हैं, बड़े तल्ख हैं, लेकिन फिर भी इन तमाम हालात के बावजूद किसी का गुलाम मुल्क बन के रहने से एक आज़ाद मुल्क में सांस लेना, अपने मसाइल को हल कर पाना, मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। और हम जितना रब की ज़ात का शुक्र अदा करें उतना कम है, और अपना अपना इंडिविजुअली किरदार इसमें अदा करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस आज़ादी की अहमियत को और भी ज्यादा बढ़ा दे। बिल्कुल। सबसे पहले आज 14 अगस्त का दिन है और ये खुशी का दिन है हमारे लिए,
और इस दिन पाकिस्तान एक इस्लामी नज़रियाती मुमलिकत के तौर पर दुनिया भर में उभरा, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी कि इस्लामी रियासत जो आज़ाद हुई। और 14 अगस्त लोग बहुत खुशी से मनाते हैं। बिलखसूस दरानिया भी बता रहे थे, ख़वातीन जो ड्रेस हैं वो 14 अगस्त के हवाले से बहुत मैचिंग। बच्चों की मैं बात करने लगा था कि रात मैंने देखा कि स्टॉल्स पर बच्चों के बहुत खूबसूरत ड्रेस लगे हुए थे और बच्चों का उन पर रश भी बहुत ज्यादा था। ग्रीन शर्ट्स और वाइट पैंट और इस तरह के बहुत खूबसूरत थे। छोटी बच्चियों के बहुत खूबसूरत जो ड्रेस थे, वो लोग बहुत जोश व जज्बे से शॉपिंग भी कर रहे थे, खरीद भी रहे थे। और रात 12 बजे के बाद जो इकबाल स्टेडियम के मनाजर हैं वो भी काबिल दीद थे। नौजवान जो हैं वो बहुत खुशी के साथ 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसकी सेलिब्रेशन के साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि कौमों पर बुरा वक्त भी आता है। जिस तरह के पाकिस्तान में मईशत के मसाइल पैदा हुए हैं, तो इस तरह के जो मसाइल हैं हमें इनफरादी तौर पर भी और कौमों को इज्तमाही तौर पर भी अपना हिस्सा डालना चाहिए, मिलजुल कर चलना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और इस अहमियत को समझना चाहिए कि ये मुल्क कितनी कुर्बानियों के साथ हमें मिला है और ये एक इस्लामी रियासत है जिसमें हम आज़ाद सांस ले सकते हैं। हमने अपने बड़ों से सुना भी है और पढ़ा भी है कि जब हमारे उन तमाम यादों को, उन तमाम हिस्ट्री को, जितनी काविशों के बाद ये मुल्क हासिल किया गया, उसको बच्चों के साथ रिकॉल करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले हम देखते थे कि बहुत सारी इस तरह की तकरीबात होती थी, स्कूल्स में टैब्लो किए जाते थे, डिफरेंट तरह की स्पीचेस की जाती थी, बच्चे पूरा कॉस्ट्यूम पहनते थे, अटायर उस तरह से बनाए जाते थे, तो बड़ी मजेदार सी यादें होती थी। अपने भी बचपन की कुछ यादों को खंगालेंगे, कुछ आज के बच्चों की, आज की जनरेशन के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। पाकिस्तान और तमाम देखने वाले को पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। वंस अगेन अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इसी तरह से शाद रखे, आबाद रखे और आज़ादी का जश्न पूरे जोशो खरोश से हर तरफ सब झलाली परचम दिखाई दे रहे हैं। बच्चों के चेहरों की जो खुशी है, स्टॉल्स सजे हुए हैं और बच्चों की खरीदारी का सिलसिला सबसे ज्यादा एक्साइटिंग एक पूरा फेज होता है। रात गए भी हमने देखा कि किस तरह से पूरा शहर भी सजा हुआ था, पूरा बाजारों की रौनक बहाल थी। और सुबह सवेरे भी, बल्कि अरसलान जब मैं ऑफिस की तरफ आ रही थी तो मैं देख रही थी कि सुबह सुबह से स्टॉल्स पे रौनकें लगी हुई थी, लोग बाइक्स के साथ रुक रहे थे और बच्चों के लिए शॉपिंग कर रहे थे। बड़ा मजेदार सा माहौल था। आपकी अगर अब बचपन की किसी याद को खंगालें तो याद पड़ता है कि बचपन की क्या तैयारी होती थी, किस तरह के कोई ऐसा खास मोमेंट जब भी यौम आज़ादी आती है तो उस मोमेंट को बड़ा आप मिस करते हो? अच्छा, ये बड़ी अच्छी आपने बात की। हर शख्स की अपनी अपनी बचपन की कहानी होती है आज़ादी को लेकर। तो मुहिब वतानियत की ये डिमांड भी है कि बचपन से वो चीज़ें हमें फीड की जाती थी, इंजेक्ट की जाती थी कि यार ये अगस्त का महीना शुरू हो गया और आपने अपने घर को सजाना है। तो तब मैं हमारे यहाँ ना तब ये जो जिससे वो चिपकाते हैं गोंद, उसको कहते हैं, ये नहीं मिलती थी। तो अक्सर ये ऐसा होता है, वैसे शायद आप आटे के साथ लगा के, तो वो और ये जो बांस होता है ना, उसकी मैंने खुद वो काट कर लानी, उनको बनाना। तो घर का कोई कोना नहीं छोड़ता था, मैं खुद अपने हाथों से। फिर जब एक मैसेज भी है, बारिश हो जाती थी तो फिर उनको मैं इकट्ठा, पहले देखता था मौसम खराब है तो मैं रख लेता होता था कि नहीं यार ये नीचे गिरेंगी। और मैं ये सही वाकया बता रहा हूँ कि एक दफा ऐसा हुआ कि मैं बारिश होगी और नीचे गिर गया। मैंने देखा तो वो झंडी नीचे गिरी हुई थी, तो वाकई मैं रोना शुरू हो गया। बचपन में रोना चाहिए, यार ये क्यों हुआ ऐसा। मतलब अब्बू तो कहता कि झंडा नीचे नहीं गिरना चाहिए, ये क्यों गिर गया। तो मैंने उसको फिर उठाया और रख दिया। और इस तरह की बहुत सारी यादें हैं कि हम सब दोस्त मिलकर प्लान करते थे कि कौन सबसे ज्यादा अच्छा घर सजाएगा, किसका झंडा जो है वो दूर से नजर आएगा, सबसे ऊंचा लगेगा। अच्छा, उसमें ये भी होता था कि फिर जब हम झंडा खरीदने जाते थे तो ये कोशिश होती थी कि जो हमारे हमसाए हैं या दोस्त हैं उससे बड़ा झंडा, बड़े से बड़ा झंडा लगाने की ख्वाहिश होती थी। और झंडियों की बात कर रहा था दरानी, हम घर में जो है वो छत पर भी लगाते थे और एक एक फिर जो घर का कमरा है, रूम है, उसको देखते थे कि यहाँ पर लगता है झंडी मिस हो गई है, तो वहां पर भी जाके लगानी। तो देखा था आपने कि दरवाजों की चौखट पे भी सारा वो उस पे भी लगाया जाता था। पूरा घर सजता था और घर से बाहर पूरा मोहल्ला सजाया जाता था और मुख्तलिफ तरह के मिली नगमे पूरा दिन गूंजते थे। अच्छा, मोहल्लों वाला ट्रेंड अब बहुत कम हो गया। वैसे हमने वो देखा है कि मोहल्लों में अब उस तरह से सजावट नहीं होती। हर घर अपने घर की हद तक तो सेलिब्रेट करता है, बाहर खाना खाने भी निकल जाते
जाते हैं, खरीदो फरोख्त भी चलती है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो ज्यादा सेल्फी पर होता है कि आप अच्छे से तैयार हो, सेल्फी लो। हम उसकी बड़ी वजह यह है कि पहले गलियों और बाजारों में दोस्त होते थे, बच्चे आपस में खेलते थे, सोशल मीडिया इतना उस वक्त आम नहीं था, तो ये जो फिजिकल एक्टिविटीज थी ये ज्यादा थी, तो बच्चे आपस में खेलते थे, दोस्त बनते थे, फिर झंडियां खरीदने खुद जाते थे। और अब थोड़ा सा कॉलोनीज कल्चर भी हम देख रहे हैं कि वो ज्यादा हो चुका है, तो कॉलोनीज के हालात हमारे सामने ही हैं कि बाजुकात ये भी नहीं पता होता कि हमसाया हमारे साथ कौन है, तो वो कल्चर जो है वो खत्म होता चला जा रहा है कि बच्चे, मोहल्लेदार, सब लोगों को जानते थे। इस पर अब लंबी बात हो जाएगी कि और मकबूल जहां बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस पर कॉलम भी लिखा था कि कॉलोनीज कल्चर जो हैं वो किस तरह से हमारी जो वैल्यूज हैं उनको खत्म कर रहे हैं। उस वक्त लोग मिलजुल के रहते थे और इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो यादगार होते थे, दोस्तों के साथ मिलकर गुजारना और झंडियां लगाना और इकट्ठे बैठना। तो अब भी लोग बहुत खुशी से मना रहे हैं। हम देख रहे हैं कि रात का जैसे ही 12:01 होता है तो लोगों में खुशी की एक लहर जो है वो दौड़ जाती है। तो अब थोड़ा माशरा तब्दील हो चुका है, तो इस तब्दीली के साथ हमें जो है वो जश्न आज़ादी को मनाना चाहिए, क्योंकि ये आज़ादी का दिन है और बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए। नौजवान, बच्चे, बड़े सब जो हैं वो इसको बहुत खुशी के साथ मना रहे हैं। तो मजीद इसमें जिद्दत हम कह सकते हैं कि आगे अब सोशल मीडिया पे बैठ के लोग कैंपेन चलाते हैं, स्टेटस जो है वो अपने। और इसी तरह जैसे जैसे और टाइम गुजरता जाएगा, ट्रेंड्स चेंज होते जाएंगे, आज़ादी को सेलिब्रेट करने का तरीक़ेकार बदलते जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत कॉमन रहती हैं, जैसे कि अरसलान अपने बचपन की याद हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि आप झंडी गिरी और आप रोने लगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप झंडियां या झंडे लगाते हैं तो वेरी नेक्स्ट डे आप उसको उतनी ही इज्जत और एहतराम से उसको उतारें और उसको संभाल कर साइड पर रखें। कहीं आपके गली मोहल्लों में कहीं पे इर्द गिर्द आपको वो झंडे या झंडी गिरी हुई नहीं दिखाई देनी चाहिए, और अगर कहीं दिखाई दे तो खुदारा इसे अपना फर्ज समझें और उसकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हुए उसे जरूर वहां से उठाएं। क्योंकि अक्सर होता है कि हम तैयारी तो बड़ी जोशो जज्बे के साथ करते हैं, लेकिन फिर अपनी सेलिब्रेशन में उसके तकद्दुस का थोड़ा सा हम ख्याल नहीं रखते। तो झंडे के तकद्दुस का ख्याल रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बच्चों में इस पूरे दिन की अहमियत को उनको रिकॉल करवाना, डिफरेंट तरह की, पहले तो स्कूल्स और कॉलेजेस में हम देखते थे कि स्पीचेस होती थी, इवेंट्स होते थे, आज भी होते हैं लेकिन उस तरह से नहीं है। पहले तो हमारे दौर में तो ये होता था कि आपके लिए कंपलसरी होता था स्कूल जाना और इस दिन की सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करना, लेकिन अब ये है कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, बच्चे जा रहे हैं, नहीं जा रहे, ये थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होता हुआ महसूस हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि वाकई इसमें तब्दीली आई है या ये सिर्फ मुझे ये चीज महसूस हो रही है? देखिए ज़ीनत, जो हम है ना नौजवान, हम ब्रिज है, जो जनरेशन गुजर रही है वो, और हम और जो अभी जनरेशन आनी है और जो हम बच्चे हैं उनमें। अच्छा इरफान, मैं आपसे जानूंगी कि ये चेंज अगर है तो क्यों है और क्या ये चेंज होना चाहिए था या नहीं, इस पे हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। सलाम पाकिस्तान, वंस अगेन इस खसूसी ट्रांसमिशन में आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। और आज बड़े जोश जज्बे के साथ हम पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। आप तमाम देखने वालों को आज़ादी की ढेर और ढेर मुबारकबाद। आज़ादी की इस नेमत को ज़रूर जो है इसकी कदर कीजिए, इसके बारे में, पाकिस्तान के बारे में मुखलिस होकर ज़रूर सोचिएगा। अपने कैरियर पर अगर आप फोकस करेंगे तो पाकिस्तान की खुशहाली में बड़ा अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है। और वैसे भी कितने भी मुश्किल हालात हों उसमें हम सबका जोशो जज्बा और जिस तरह से पूरी पाकिस्तानी कौम एकदम से मुत्तहिद हो जाती है वो बड़ा ज़बरदस्त रहता है। अरशद नदीम साहब की मिसाल हमारे सामने है कि गोल्ड मेडल लेकर आए हैं और जिस तरह से पूरी कौम ने उनका इस्तकबाल किया। मतलब हम अपने नेशनल हीरोज़ की इम्पोर्टेंस जानते हैं, उनको मान देना, उनको इज्जत देना तो इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि हमारे आज़ादी के जो हीरोज़ हैं उनको हम आज के दिन पे याद करें, बच्चों के साथ वो यादें बांटें। इसमें हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, पूरे शहर में अगर तकरीबात के हवाले से बात की जाए तो किस तरह की आज तकरीबात पूरा दिन होंगी जो हमें आज़ादी के उस दौर में वापस ले जाएंगी।
बिल्कुल आज के रोज़ जो है वो फैसलाबाद भर में तकारीब का इनकाद किया जाता है और डीसी ऑफिस हो, तमाम तर सरकारी इदारे वहाँ पर खूबसूरत जो है वो तकारीब मुनक्कद होती हैं। उसमें स्पीचेस भी की जाती हैं, शहर भर के जो अफसरान हैं वो करते हैं और लोगों में एक जोश हमें देखने को मिलता है और ये होना भी चाहिए। अरशद नदीम की आपने बात की तो इंतहाई अहम मौका पर उन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल पाकिस्तान को दिया है। हाँ। ऐसे मौके पर जहां पर कौमें एक हम देखते हैं कि एक मायूसी की जो है वो लहर, क्योंकि क्रिकेट टीम की जानिब से भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई गई, तो ऐसे में अरशद नदीम ने जो काम किया उसने कौमें एक जो है वो जज्बा पैदा कर दिया लोगों में कि नहीं हम सब कुछ कर सकते हैं। और जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा ये मैसेज है, नौजवानों के लिए बहुत खूबसूरत मैसेज है कि अगर आपके पास वसाइल भी कम हो तो आप अगर कुछ करना चाहते हैं, अगर आपने ठान ली है कि आप कुछ करना चाहते हैं तो आप मेहनत करके जो है वो सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो एक बिल्कुल नामुमकिन काम है। आप देखें जो उन्होंने किया है कि ओलंपिक्स की जो तारीख है उसमें उन्होंने एक ना सिर्फ उन्होंने गोल्ड मेडल लिया है बल्कि एक रिकॉर्ड भी लगा दिया है, उन्होंने एक तारीख रकम कर दी है। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज है। बल्कि हम देख रहे थे इंडियन मीडिया पर भी उनके बहुत चर्चे हैं और लोग बहुत जो है वो उनको उनकी जोशो जज्बे के साथ जो है वो उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। और बहुत सारे ट्रांसमिशन में मैंने इस तरह से देखा था, इंडियंस बहुत सारे सोशल मीडिया पर बैठे हुए थे और वो उनकी थ्रो से पहले बहुत उन पर एक फनी बिल्कुल फनी क्लिप्स बना रहे थे, लेकिन जिस तरह से वो टेबल टर्न हुआ और जिस तरह से पाकिस्तान के हिस्से में फतह आई है और फतह के तौर पर अगर हम मुल्क भी देखें तो हमें उसी पर मिला है, तो ये बड़ा खूबसूरत। एक बल्कि इंडियन एंकर का वो दरानी मैंने जुमला मुझे बहुत उस वक्त बुरा महसूस हुआ, उसने ये कहा कि अरशद नदीम का चेहरा देखकर ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान का सारा कर्जा इसने उतारना है। बिल्कुल। अच्छा, बड़ा खूबसूरत सा क्योंकि माहौल है, तो मैं चाह रही हूँ कि हम मिली नगमे के साथ, क्योंकि सेगमेंट का हमारा इख्तिताम हो रहा है, तो हम मिली नगमा एक पढ़ेंगे और उसी के साथ हम अपने सेगमेंट का इख्तिताम करेंगे। और घर में बैठे हुए जाहिर बात है बहुत सारे लोग इस चीज वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। सलाम पाकिस्तान, जिसने आज़ादी का जश्न जारी है और आई एम श्योर कि आपके घरों में भी अच्छे से सजावट कर दी होगी और अपने बच्चों को भी, बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं। सुबह सवेरे में देख रही थी कि बहुत सारे बच्चे तो तैयार होकर गली मोहल्लों में भी घूम रहे होते हैं, बाजारों पे, शाहराहों पर, और बहुत सारे स्टॉल्स पर तो हमें दिखाई दे रहे होते हैं। लेकिन इस तैयारी के साथ साथ पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 14 अगस्त का दिन एक बड़ा तारीखी दिन है। पूरी आज़ादी की अगर हम जंग पर, तहरीक पर नजर डालें तो बड़ी ही इसमें हमें फतूहात, बहुत सारी कुर्बानियां और बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलती हैं। हमारे आबाओ अजदाद इस दिन के हवाले से बहुत कुछ हमें बताते हैं। मुझे अभी भी याद है कि जब भी घर में एक नशिस्त होती थी और ख़ास तौर पर जब कोई दिन हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो जाहिर बात है कि पूरा दिन उसी दिन के हवाले से बात चलती रहती है। तो जितने हमारे ग्रैंड फादर्स हैं या हमारे जितने ग्रैंड पेरेंट हैं वो हमें बताते हैं कि किस तरह से मुल्क को हासिल किया गया। उस टाइम पर वो छोटे थे, वो अपने बचपन में थे और किस तरह से पूरी तहरीक चली, कितना मुश्किल था, कितनी बड़ी तारीख की ये हिजरत थी जो की गई। तो बड़ा इस दिन के हवाले से अहमियत इसकी है और आज़ादी की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो 14 अगस्त की क्या अहमियत है। अब थोड़ी सी हिस्ट्री पर नजर डालेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि तारीख के पन्नों में आज़ादी किस तरह से, किन अल्फाज में रकम है और क्या वाकई ही हमें उस आज़ादी की कदर है या नहीं, और कितना ज़रूरी है इस दिन को सेलिब्रेट करने के साथ साथ इसकी अहमियत को समझना। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तौहीद अहमद चट्टा, तारीखदान है, और साथ ही साथ है शोबा पाकिस्तान स्टडीज, डीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। आज़ादी एक बड़ी नेमत है और अल्लाह करे कि हमारा मुल्क इसी तरह से शाद और आबाद रहे। और अगर अहमियत की बात करें तो आज़ादी की सबसे पहले बताइएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है और फिर तारीख 14 अगस्त के हवाले से, पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से क्या, किन अल्फाज में तारीख रकम है? जी बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक हो। खैर मुबारक। जहाँ तक आज़ादी का ताल्लुक है तो हम अगर जिस सिरा की आप बात कर रहे हैं 1947 की और इन दिनों में कि सेकंड वर्ल्ड वार जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो रही है और उसके साथ बिल्कुल एक नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सामने आ रहा है और उसमें जो नए ममालिक बन रहे हैं और जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें उस वक़्त की इम्पोर्टेंस अपनी जगह पर, लेकिन
आज भी अगर हम देखें तो ये बहुत ही अहम चीज़ है कि आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पर आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा। जी exactly. यानी अगर आप आज की हम बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर जो अमन की सूरत हाल है, जहाँ पर यूक्रेन इशू चल रहा है, रज़ा का चल रहा है, और भी बहुत सारे मकबूजा ऐसे इलाके हैं जैसे कश्मीर का इलाका है, और बहुत सारे ऐसे मकबूजा इलाके हैं जिनके अंदर लोग जो है ना वो बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी के तसल्लुत में हैं। लेकिन हमारे लिए ये बहुत ही हमारी खुशनसीबी है कि हम एक आज़ाद मुल्क के अंदर रह रहे हैं, और इसकी जो समझने के इतनी अहमियत है कि आज हम जो है वो अपनी आज़ादी से अपने मुल्क के अंदर रह रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, मुख्तलिफ शोबों के अंदर तरक्की कर रहे हैं, और हमारा मुल्क जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो मुख्तलिफ, जिसको आप कह सकते हैं कि तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज के दिन पे कितने भी मसले हैं लेकिन उसके बावजूद अगर हम आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं तो इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में पीछे जाएं तो बरसगीर में ऐसा क्या हुआ, देखने वाली बहुत सारे नए मतलब हमारी यंग जनरेशन देखती है, हम उनको पता तो है कि आज के दिन को सेलिब्रेट करना है, लेकिन बरसगीर में हुआ क्या कि जिसने बरसगीर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया? जी देखें, आपने जैसे बात की कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ या मुश्किलात, ये देखें ये है, ये कंट्री है वो उससे पाक नहीं है, वो हर जगह पर मौजूद है। तो हमारे यहाँ उसको ज़रा ज़्यादा फील कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई मसला नहीं है। 47 की जो आपने बात की, जो बंटवारा हुआ, तकसीम हुई, और जिसके बाद ये 2 मुल्क बने, तो उसकी जो सूरत हाल है, मैं उसको इससे थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा कि अगर हम अपनी जो तहजीब है उसको देखें जो 5000 साल पुरानी है, तो इंडस की जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है, ये पूरी एक अलहदा से एक सिविलाइजेशन है, और इसी तरह से गंगा जमुना की जो है वो भी एक सिविलाइजेशन है। तो किसी न किसी तरीके से ये एक थोड़ी सी तकसीम मौजूद रही, और इसी तरह से अगर आप उसके बाद अगर देखें कि जब महाराजा रणजीत सिंह का पीरियड आता है तो उसके अंदर भी जो पंजाब है और केपी और ये सारा इलाका जो जिसको आज मॉडर्न पाकिस्तान के अंदर वो मौजूद था। लेकिन जब 47 की बात आए तो उसमें जो आप देखें कि कांग्रेस को मिनिस्ट्रीज मिलती हैं, उसके अंदर जो उनकी कारकर्दगी है और उससे जो फ्रस्ट्रेशन लोगों के अंदर। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और हम यहीं से जानेंगे कि क्या ऐसा हुआ कि बरसगीर 2 हिस्सों में पाको हिंद में तकसीम हो गया, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। सलाम पाकिस्तान, वंस अगेन वेलकम। तमाम देखने वालों को आज़ादी के जश्न में बहुत खुशामदीद कहते हैं। 77वां पाकिस्तान के यौम आज़ादी मना रहे हैं, तो पाकिस्तान की तारीख पे हम बात न करें ऐसे कैसे हो सकता है। हमें इस खूबसूरत से ट्रांसमिशन में हमारे दूसरे गेस्ट हैं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, उन्होंने भी ज्वाइन किया है, चेयरमैन इंग्लिश डिपार्टमेंट GC यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम सर। जश्न आज़ादी मुबारक। थैंक यू, आपको भी बहुत खैर मुबारक सर। अगर थोड़े से इसके इंपॉर्टेंस के हवाले से बात करें, हम हिस्ट्री पे बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इस दिन की कितनी अहमियत है, कितनी इंपॉर्टेंस है, और सब कॉन्टिनेंट को ऐसी क्या वजूहात थी कि जिसकी बिना पर पाको हिंद में तकसीम होना पड़ा? जी, वो डॉक्टर साहब ने तकसीम के हवाले से बड़ी अच्छी बातें की हैं। तो ये दिन हमारी शनाख्त है और कौमों को अपनी ज़िंदगी के लिए इस दिन भी मनाना चाहिए, और बाकी सारी लाइफ में भी अपनी जो हमारी कौमी विरसा है और जो हमारी शनाख्त है उसमें कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए, उसको स्ट्रेंथन भी करना चाहिए, और जितना भरपूर तरीके हो सके हमें उसे अपलिफ्ट करना चाहिए। तालीमी इदारों का कितना इंपॉर्टेंट किरदार होना चाहिए, जैसे कि हम देखते थे हमारे चाइल्डहुड से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी लेवल पर तकरीबात का इनेकाद किया जाता था, अब वो ट्रेंड बहुत कम होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। क्या आपको भी ऐसा महसूस हुआ है? जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भी। वो हमारा अपना कौमी मसाइल हों या सारी दुनिया के मसाइल, हमें वेस्ट का स्टूडेंट जिस तरह से उठता हुआ नज़र आता है, अभी बांग्लादेश में तालिब इल्म जितनी जान से शान से उठे हैं, तो हमारे तालिब इल्म में वो जो कौमी शऊर की कमी या उसमें तालीम का भी ऑफ कोर्स रोल है। हमें अपने स्कूलों और कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में तलबा में भरपूर ज़िंदगी
इन्फ्यूज़ करनी चाहिए, और वो हमारी टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें अपने में टीचर्स में जितनी जान होगी वही आगे वो ट्रांसफ़र होनी है। बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि तारीख में जब भी आज़ादी की बात आती है, फैसलाबाद जो कि उस टाइम पे लालपुर था, तो बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते थे। थोड़ा सा अगर फैसलाबाद के हवाले से बात किया जाए, लालपुर की क्या इंपॉर्टेंस और इसका क्या किरदार था तहरीक आज़ादी में? जी, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि फैसलाबाद के हवाले से, लायलपुर के हवाले से मैं आपको बताऊं कि लायलपुर में 1907 में पहला जलसा हुआ, और वो जलसा जो था उसमें 20,000 लोगों ने पहली दफ़ा जो है शमूलियत इख्तियार की, और वो ब्रिटिश पीरियड में हुआ और अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ हुआ, जब किसानों पर टैक्सेस लगाए गए। और उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर जो है वो जो यूथ है उसका बहुत बड़ा किरदार था कि उसमें बहुत सारे करैक्टर हमारे पास सामने आते हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए काम किया। सबसे बढ़कर ये कि जो बारी फैमिली है यहाँ पर हमारी, तो वो जब जिन्ना साहब यहाँ पर आते हैं, और जिन्ना बकायदा यहाँ आए, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और लोगों से जो है वो उन्होंने तकरीर की। और लायलपुर के अंदर जो आज़ादी का, जिसको आप कह सकते हैं कि पंजाब, पूरे पंजाब में, ईस्ट और वेस्ट दोनों पंजाब के अंदर अगर आज़ादी की जो तहरीकें गिनी जाएं तो उनमें फैसलाबाद जो है वो सरफहरिस्त है। इतनी ज़्यादा यहाँ पर लोगों ने स्ट्रगल की आज़ादी के लिए। और फिर उसके बाद भी आप देखें कि आज़ादी मिलने के बाद भी जब लोग यहाँ से जा रहे थे तो कोई दंगा फसाद नहीं किया गया, पुरअमन तरीके से यहाँ पर गए। फैसलाबाद में कोई भी ऐसा हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है कि जिसमें लोगों ने लोगों को मार दिया हो, कोई क्राइम किया हो, कोई भी नहीं, बिल्कुल भी। और इस हवाले से अगर आप देखिए तो ये बहुत डेमोक्रेटिक लोग, जमहूरियत पसंद है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारे 8 बाज़ार हैं और जो घंटाघर है, ये जमहूरियत की निशानी है कि यहाँ पर हर बाज़ार का नाम उस जगह के नाम से है जिसकी तरफ उसका रुख है। मतलब जंग बाजार जंग की तरफ है, चनियोट बाजार चनियोट की, यानी किसी पर्सन की नहीं बल्कि लोगों के नाम। शहर लोगों का होता है। और ये एक बहुत अच्छा साइन है कि यानी इस शहर में बाकी सारे शहर भी शामिल हैं, चनियोट भी शामिल है, मिंटकुमरी भी शामिल है, जंग भी शामिल है, बुआना भी शामिल है। तो ये एक बहुत खूबसूरत है। तो इसकी एक तारीख है कि यहाँ पर जहाँ अगर आप हम देखें तो जहाँ पर आज़ादी की तहरीकें चली, वहीं पर तलीम की जो है तारीख भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे लोगों ने शऊर हासिल किया और फिर आज़ादी की तरफ गए। उसमें आप देखें तो एक बहुत बड़ा नाम है अमार आबादान का, जिन्होंने इस्लामिया ज़िम्मेदारा स्कूल खोला दसूआ में। इसी तरह से आप देखें कि सरदार जवान सिंह है, जिन्होंने ये जो म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज खालसा कॉलेज यहाँ पर खुला, उन्होंने अपनी ज़मीन दी। इसी तरह से मैंने जब आपको पहले बताया कि ज़िम्मेदारा स्कूल के लिए उन्होंने अपनी लैंड दी। इसी तरह से आप देखें कि अगर आप भी जाएं तो जो कैसरिया गेट है वो यहाँ पर जो भाटिया फैमिली थी उसने बनवाया, उन्होंने खुद उसको डोनेट किया। तो शहर के जो एक मोहब्बत है और जो ज़मीन के साथ मोहब्बत है वो हर तरह के, हर मज़हब से तलक रखने वाले लोगों में थी। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो एक हुर्रियत पसंदी की, एक आज़ादी की जो एक लगन थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। बिल्कुल। और ये छोटा होने के साथ, शहर उस वक्त छोटा था, लेकिन यहाँ पर आने वाली हर तहरीक, मसलन अगर आप बात करें तो जब यहाँ पर किसानों का जलसा हुआ तो उसके अंदर एक जो है वो नज़म पड़ी गई, पगड़ी संभाल जटा। तो वो पूरे पंजाब के अंदर एक तहरीक बन गई। और जब किसानों का इंडिया के अंदर किसान जो आंदोलन या किसान जलसा हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारी असल में मदर वही लायलपुर के किसान है जहाँ से हम आए। तो ये हमारे तो ये और इसका बड़ा, जैसे आपने भी इसके मोहल्ले वकूफ़ के हवाले से भी देखे तो इतना इसकी हर एक, मैं कहूँगी कि गली से दीवार से इसकी तारीख खुद ब खुद झलकती है। अच्छा, आज़ादी की तहरीक में डॉक्टर साहब मिली नगमों ने बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया। वो जोशो जज्बा उस टाइम पे जिस तरह हमने वो सुना, और उसके बाद भी जितने मिली नगमे आए, आज भी अगर हम वो मिली नगमे सुने तो ऐसा लगता है कि बॉर्डर पर ना यहाँ के सारे शहरी चले जाएं और जाके वो जंग खुद लड़ लें। इसके कितने इंपॉर्टेंट है, मिली नगमे कितना जोशो जज्बा बढ़ाते हैं। और आजकल हमें उस तरह के मिली नगमे सुनने को नहीं मिलते जिस तरह से हमने लेजेंडरी नूर जहां साहिबा के सुने या मेहदी हसन साहब के सुने। तो बड़ी खूबसूरत वो आवाज़ें थी। मिली नगमों का किसी भी तहरीक में कितना इंपॉर्टेंट किरदार होता है? जी, बड़ी आपने ठीक बात की है। शायरी जो है वो लोगों के, कौम के जज्बों के साथ बड़ी हम आहंग होती है, और उसमें जब फिर साथ मौसीकी भी शामिल हो जाती है तो वो फिर आपकी जमालियात और आपकी रूह और आपके मन का पूरा इजहार हो पाता है। ऐसा ही है। तो लेकिन 70s के बाद हमारा जब सिनेमा डिक्लाइन कर गया
तो एक हमारी जो बड़ी जनरेशन थी जिसमें फैज साहब जैसे लोग भी लिख रहे थे और तो नूर जहां गा रही थी, मेहदी साहिब, तो उसके बाद फिर हम वो कंटिन्यूटी नहीं रख सके। हाँ। तो अब दोबारा हमें ज़रूरत है कि ये और जिस तरह का हमारा कल्चर रहा है पिछले 20-30 साल में, जदीद दौर में जदीद तरीक़ेकार है। मैं पहले भी यही बात करी थी पहले सेगमेंट में भी कि हमेशा वक्त बदलता रहेगा, ट्रेंड्स बदलते रहेंगे, लेकिन आज़ादी का ये जश्न चलता रहेगा और जश्न को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। जश्न आज़ादी का जो जश्न है वो जारी है और अल्लाह करे कि हमारा मुल्क इसी तरह से शाद और आबाद रहे। इस आज़ादी के जश्न में अपने किरदार को और इसकी अहमियत को समझना आज के दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक अपना अगर एम हम सेट करते हैं तो उसे अपनी ज़िंदगी में आके लेकर बढ़ते चले जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए हम कुछ ना कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। आज की यूथ का सर पाकिस्तान की तरक्की में क्या किरदार होना चाहिए, हम हमारी हिस्ट्री पर नज़र डालते हैं, जश्न आज़ादी मनाते हैं, लेकिन ये क्या सिर्फ एक ही दिन के लिए काफी है या पूरा साल इस आजादी की नेमत का हर रोज शुक्र अदा करते हुए पाकिस्तान की तरक्की में ही हम सबकी खुशहाली है? यूथ का क्या किरदार आप समझते हैं? जी बिल्कुल, अगर आप जो है वो शरह चेक करें तो यूथ हमारे पास दुनिया में मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा जो है लोग हैं मौजूद हैं और किरदार ये है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये फ़र्ज़ है कि पहले तो हम अपनी तारीख को समझें और देखें मसाइल, किसी भी ऐसी कोई भी ऐसा मुल्क नहीं जहाँ पर मसाइल मौजूद नहीं हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका मुल्क भी तो अपना है और अपने लोग हैं। इसमें तब तक बच्चे जो है वो मेरा ख्याल सीधा रास्ता नहीं ले सकते जब तक वो अपनी तारीख को नहीं समझते, अपनी तहजीब को नहीं समझते। और उसमें हम ये समझते हैं कि हमारे तलीमी अदारे भी शामिल हैं कि वो बच्चों को तारीख समझाएं और आज़ादी की फ़िलासफ़ी समझाएं और उनको तरक्की की तरफ लेकर जाएं। देखें यहाँ पर टैलेंट की कोई कमी नहीं। पिछले दिनों हमारे एक नौजवान ने अरशद नदीम ने देखें कितना बड़ा उसने कारनामा सारा अंजाम दिया और वो बिल्कुल जो है वो यहाँ से उठा मियाँ चन्नू से और वो विन करके आया। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर लाखों हज़ारों लाख की तादाद में हमारे अरशद नदीम मौजूद हैं। बच्चों में बहुत टैलेंट है और एक तो ये है कि उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जो इंतज़ामिया की तरफ से, जो हमारी स्टेट है उसकी तरफ से उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। जैसे यूथ फेस्टिवल्स हुए, इस तरह के और भी बहुत सारे हैं जहाँ पर बच्चे आएँ, टैलेंट का मुजाहरा करें और आगे बढ़ें। इसी तरह से दूसरे नंबर पर यह है कि जो बच्चे हैं उनको चाहिए कि वो अपनी तारीख को समझें और देखें हमारी जो तारीख है वो बहुत संजीदा है। उसमें कोई भी इस तरह की बातें नहीं है कि जिससे वो बच्चे जो गैर संजीदा सोच में जाएं या उसमें मुलव्वस हों किसी ऐसी एक्टिविटी में। तो अगर बच्चे तारीख को पढ़ेंगे, अपने मुल्क के साथ उनकी मोहब्बत बढ़ेगी और उसके साथ साथ वो जो उनके अंदर टैलेंट है अगर उनको उसको प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि ये एक पूरा इस तरह से एक तसलसल बन जाएगा जिससे लोग और वैसे भी जैसे हमने सर पहले भी मिली नगमों की बात की। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ जरूर आऊंगी क्योंकि आपने भी बड़ा जबरदस्त एक मिली नगमा लिखा है, तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप हमारे देखने वाले जितने हैं अगर उसके दो बोल हमारे साथ हमें पढ़ के सुना सकें और फिर इसके माइंड सेट क्या था आपका वो भी मुझे, लेकिन मिली नगमा पहले हम सुनेंगे आपसे। मैं उसमें से चले एक बंद आपके साथ शेयर किए देता हूँ। अच्छा, मैंने वो लिखा नहीं है, वो जॉन इलिया साहिब का लिखा हुआ है। ओके। हाँ, उसी को आपने क्या? जी बिल्कुल। अभी मुझे एक प्रोफेसर साहब ने कहा भी कि मुझे ये इस गीत से पता चला कि मुझे तो लगता था कि जॉन इलिया साहब को बड़ी कोई परेशान और वो सड़ी हुई शायरी करते हैं, तो ये तो इतनी जिंदा जिंदगी से भरी हुई गीत है, तो वो उनके मिजाज से मुख्तलिफ लग रहा है। मैंने कंपोज किया है इसको जी और गाया भी मैंने है, तो अगर भी आप चला सकें तो वो भी बड़ा अच्छा रहेगा। तो मैं उसकी कंपोजिशन एक बंद आपके साथ शेयर करता हूँ कि सर बसर जलवगाहे बहारा है तू, सर बसर जलवगाहे बहारा है तू, जर्रा जर्रा तेरा जन्नते आरज़ू, जर्रा जर्रा तेरा जन्नते आरज़ू, नाज़ से गुलस्तां तेरे दस्तो दमन, ए वतन ए वतन ए वतन ए वतन। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और कंपोजिशन भी आपने इसकी की है, तो कंपोजिशन ये सारा कंपोज करने में कितना टाइम लगा आपको? कंपोज, अच्छा ये कंपोजिशन जो है वो मैं
उस्ताद शेर अली खान साहब को इसका क्रेडिट देना चाहूँगा। मैंने 25 साल उनके चेहरे को देखा हुआ है, तो इसलिए वो मुझे कुछ कंपोजिशन की सेंस डेवलप हो गई है। साथ मैं अदब से भी सारी उम्र की वाबस्तगी है, तो उससे भी वो एक शाइस्तगी। ये आपकी फर्स्ट कंपोजिशन है? नहीं, फर्स्ट नहीं है। मैंने काफी सारी कॉम्पोजिशंस की हुई हैं, लेकिन लॉन्च पहले की है। पहले भी एक नगमा था, वो जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से हमने किया था, तो वो भी मेरी कंपोजिशन थी, वो लिखा भी मैंने ही था। तो लेकिन ये जॉन एलिया का लिखा हुआ मैंने पहला कंपोज किया। बिल्कुल ठीक है, इतना खूबसूरत जो कि डॉक्टर साहब ने भी नगमा हमें गुनगुना के सुनाया। बड़ा जबरदस्त खूबसूरत पीस है, और इस तरह के मिली नगमों की बहार जब आपको चारों तरफ गूंजती हुई सुनाई देती है तो जोश, जज्बा और वलवला और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अपने मुल्क के साथ इसी तरह से मोहब्बत करते रहें, अपनी वफाओं को निभाते रहें, और जज्बे के साथ, इसी जज्बे के साथ सरशार रहें, और आगे आने वाली जिंदगी में अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करें। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया सर, बहुत जबरदस्त आपने काम किया। अल्लाह ताला आपको और इज्जतों से और ज्यादा इसी तरह के टैलेंट से और नवाजे, और इसी तरह से आप हमारे लिए जो है वो मुख्तलिफ तरह की पेशकश लेकर आते रहे। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। आज़ादी का जश्न है, इस जश्न को मनाइए, अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ, मुल्क के साथ मोहब्बत कीजिए, मुल्क के साथ अपनी वफाओं को हमेशा जिंदा रखिए, और मुल्क कौम की सलामती में ही हमारी सलामती है। हम सब की बका पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान जितनी भी मुश्किल हालात में है, जितनी भी मुश्किलात के साथ हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि गुलामी की जिंदगी से आज़ादी की एक दिन भी बहुत होता है। तो आज़ादी अल्लाह ताला ने हम सबको दी है, उस रब की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। जश्न आज़ादी मनाइए, और जश्न आज़ादी की इस खुशियों में ये जरूर कोशिश कीजिएगा कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी है, और तमाम देखने वालों को एक बार फिर से यौम आज़ादी में बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।